दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आज हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यहां पर जो लिखा गया है वो लिखा है वायुमंडल एवं इसका संगठन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वायुमंडल और इसके संगठन पर बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात की थी, साथ ही साथ हमने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत भी देखा था दूसरी वीडियोज़ में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं पृथ्वी के ऊपरी भाग यानी कि वायुमंडल की बात करने वाला हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो सबसे पहले बात अगर हम कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर वायुमंडल की, तो वायुमंडल का मतलब हम क्या समझे। वायुमंडल का मतलब सीधा सीधा दोस्तों एक वायु से नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रकार की गैसों के मिश्रण से है। गैसों का मिश्रण, ये यहाँ पर से प्रश्न आ जाता है, गैसों का मिश्रण। तो गैसों का मिश्रण दोस्तों, ये चीज़ आपको क्लियर रखना है कि कई बार आ जाता है कि वायुमंडल है गैसों का मिश्रण, गैसों का यौगिक। तो आपको ये क्लियर करना है कि वायुमंडल जो है हमारा वो क्या है, गैसों का मिश्रण है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, यानी कि बहुत सारी गैसें आपस में मिली हुई हैं और उनका मिश्रण बना हुआ है, उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, वायुमंडल में आपका जल वाष्प एवं धूल के कण भी पाए जाते हैं दोस्तों। तो गैसों का मिश्रण है, साथ ही साथ जल वाष्प और धूल के कण पाए जाते हैं वायुमंडल में। तो अब इसका संगठन हम देखेंगे कि दोस्तों किस प्रकार से इसकी जो विभिन्न प्रकार की जो परतें हैं, हमारी पृथ्वी है दोस्तों ये, और यहाँ से जो ऊपरी जो भाग है दोस्तों, ठीक है, तो ये वाला जो सराउंडिंग एरिया होता है इस तरीके से, ये आपका वायुमंडल कहलाता है, ठीक है। तो इसकी विभिन्न प्रकार की परतें बनी हुई है दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर एक वो खींच दिया है कि ऊपर की ओर को हम जब जाते हैं तो वायुमंडल की परतें विभिन्न प्रकार की दिखती हैं। तो परतों के आधार पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि वायुमंडल की कितनी परतें हैं। 5 परतें हैं। कितनी परतें हैं वायुमंडल की 5 परतें। अब उन्हीं पर हम फोकस करेंगे दोस्तों और देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रश्न उठता है। तो एक प्रश्न तो आपका क्लियर हो गया कि वायुमंडल क्या है, गैसों का आप बोलोगे मिश्रण है, ना कि यौगिक। यौगिक नहीं है वायुमंडल, जबकि गैसों का मिश्रण है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी विभिन्न परतों की दोस्तों। तो विभिन्न परतों की बात अगर करते हैं तो मैं इसको एक डायग्राम से आपके सामने समझाता हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने बना दिया है दोस्तों, और ये इस तरीके से बना दिया है, ठीक है। तो जो ये सबसे जो नीचे वाला ये लाइन खींची है मैंने, ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। अब यहाँ से ऊपर को अगर हम आसमान की तरफ को बढ़ते हैं तो वायुमंडल की विभिन्न प्रकार की परतें हमारे सामने आती हैं। तो दोस्तों, अगर पहली बात अगर हम इस तरीके से कर लें, जो ये पहली परत है इसको मैं इस तरीके से खींच देता हूँ, ठीक है। पहली परत को मैंने इस तरीके से खींच दिया है, ठीक है। अब दोस्तों, पहले मैं 5 परतें बना देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि किसमें क्या क्या है, ठीक है। तो जो ये पहली जो परत मैंने इस तरीके से बनाई है, इसका नाम है दोस्तों, वो है आपका क्षोभ मंडल, ठीक है दोस्तों। तो सबसे निचली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल। उसके बाद दोस्तों दूसरी परत मैं बना रहा हूँ आपके सामने, इसका जो नाम है, इसका नाम है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर वाली जो परत है उसका नाम क्या है, समताप मंडल। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट जो परत आती है, उसके बाद उसका नाम है मध्य मंडल, ठीक है दोस्तों, समझना है आप लोगों को। उसके बाद जो चौथी जो परत आती है दोस्तों, उसका नाम है आपका मध्य मंडल के बाद जो आपका आता है आयन मंडल। क्या आता है, आयन मंडल, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो आपका आता है नेक्स्ट जो लास्ट होती है आपका, इसको हम कहते हैं बहिर्मंडल या बाह्यमंडल, बहिर्मंडल, ठीक है दोस्तों, एक्सोस्फीयर। तो इनको इंग्लिश में भी हमें पता होना चाहिए। तो ये 5 हमने वायु की परतें बना दी हैं। सबसे पहले जो क्षोभ मंडल है दोस्तों, इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। इसको क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं।
जो दूसरी परत है हमारी नीचे से ऊपर की ओर को, समताप मंडल, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। याद रखिएगा आप, स्ट्रेटोस्फीयर। उसके बाद तीसरा जो मंडल है आपका मध्य मंडल, इसको हम कहते हैं मीजोस्फीयर। उसके बाद चौथी जो लेयर है आयन मंडल, इसको बोलते हैं हम आयनोस्फीयर। और जो सबसे ऊपर वाली परत है यानी कि जो अंत में बहिर्मंडल या बाह्य मंडल भी इसको बोलते हैं, ठीक है, थर्मोमंडल भी इसको कहा जाता है। तो एक्जोस्फीयर, एक्जोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर आपका, ये स्ट्रेटोस्फीयर, ये आपका मीजोस्फीयर, ये आपका आयनोस्फीयर और ये एक्जोस्फीयर। तो दोस्तों ये 5 मंडल पहले तो आपको क्या करना है, ये याद करना है दोस्तों। अब सबसे पहली बात आती है क्षोभ मंडल की। अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें मैं कुछ चित्र बना देता हूं दोस्तों। ये मैंने आपका बना दिया है पर्वत, ये मैंने आपके बना दिए हैं बादल, ये मैंने यहाँ पर बादलों के साथ साथ बारिश होती हुई भी दिखा दी है, ठीक है दोस्तों। और ये मैंने यहाँ नदी नाले दिखा दिए हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। तो क्षोभ मंडल, जिस मंडल पे, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि जिस मंडल पे हम रहते हैं उस मंडल का नाम क्या है, तो वो मंडल है क्षोभ मंडल। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस मंडल में जो भी चीज़ें हो रही हैं, देखो बादल भी दिख रहे हैं, आप पर्वत भी दिख रहे हैं, आपको बारिश होती हुई भी दिखाई दे रही है। तो यानी कि जो बारिश होती है वो किस मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में। जो बादल बनते हैं दोस्तों वो कहाँ बनते हैं, वो भी क्षोभ मंडल में बनते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं हम कि मौसम परिवर्तन, मौसम परिवर्तन संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। आप इस चीज़ को क्लियर रख लीजिएगा कि मौसम परिवर्तन संबंधी जो घटनाएं होती हैं दोस्तों वो कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। बादल कहाँ बनते हैं, क्षोभ मंडल में बनते हैं। बारिश कहाँ लगती है, क्षोभ मंडल में ही लगती है, ठीक है ना दोस्तों। और हम किस मंडल में रहते हैं, क्षोभ मंडल में ही रहते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। और जो दोस्तों इसकी जो ऊंचाई होती है लगभग ये होती है आपका 8 किलोमीटर से, और ये 15 किलो यानी कि 16 किलोमीटर के आसपास तक, ठीक है। यानी कि मौसम संबंधी जो परिवर्तन जितने भी होते हैं पृथ्वी पर वो 16 किलोमीटर के ही दायरे में होते हैं। यानी कि जो बादल हमें आसमान में दिखाई देते हैं वो भी 16 किलोमीटर के अंदर ही बनते हैं, ठीक है। बारिश भी 16 किलोमीटर से नीचे ही लगती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। उसके बाद दूसरे मंडल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जब ये 16 किलोमीटर से हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं और लगभग 55 किलोमीटर तक की रेंज, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन कोई 50 किलोमीटर बोलता है, कोई 55 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये किलोमीटर नहीं पूछा जाता, लेकिन एक मोटा मोटा आपको भी पता होना चाहिए। तो जो दूसरा मंडल है दोस्तों हमारा, वो है आपका समताप मंडल। अब इस समताप मंडल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है दोस्तों, समताप यानी कि सम का मतलब समान, ताप का मतलब तापमान। समान, यहाँ पर का जो तापमान होता है दोस्तों वो बिल्कुल समान होता है। दूसरी चीज़, इस मंडल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है दोस्तों, इस मंडल में आपका बिल्कुल साफ होता है। ये मंडल क्या होता है, साफ, यानी कि यहाँ पर कोई बादल नहीं होते हैं, तापमान साफ होता है। तो ये जो मंडल होता है जो दोस्तों, ये आपका, ये मैंने आपका बना दिया है वायुयान, ठीक है दोस्तों। यानी कि हेलीकॉप्टर की, यानी कि जो वायुयान जो होते हैं, हेलीकॉप्टर तो नहीं, हेलीकॉप्टर तो हमारे क्षोभ मंडल में ही उड़ जाते हैं, लेकिन जो वायुयान जो बड़े बड़े एक देश से दूसरे देश या बड़े बड़े शहरों में जाते हैं वायुयान, ठीक है ना। तो वायुयान जो उड़ाए जाते हैं वो किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो आप कहोगे वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो समताप मंडल में। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल साफ होता है, बादल नहीं होते हैं और जो वायुयान चालक होता है उसे चलाने में यहाँ पर सुविधा होती है। तो वायुयान किस मंडल में चलाए जाते हैं, आपके समताप मंडल में। अब दोस्तों इस मंडल की, अगर हम इस मंडल के बीच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ और है दोस्तों। यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, और इसका नाम है आपका ओजोन परत, ओजोन परत, ठीक है। तो एक चीज़ और है, इस समताप मंडल के ही अंदर एक परत है जिसका नाम है ओजोन परत, ठीक है। अब ये ओजोन परत किस मंडल में है, तो आप कहेंगे समताप मंडल में है। किस मंडल में है, समताप मंडल में। तो ओजोन परत आपका समताप मंडल में होगी। वायुयान कहाँ चलाए जाते हैं, समताप मंडल में चलाए जाते हैं दोस्तों,
ठीक है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। दूसरी चीज़ यहाँ पर से दोस्तों ये पूछा जाता है कि जो ये ओजोन परत है, ठीक है, ये क्या काम करती है। तो जो ओजोन परत है दोस्तों ये क्या करती है, जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें, जो पराबैंगनी किरणें सूर्य से निकलती है दोस्तों, उसको ये क्या कर लेती हैं, सोख लेती हैं अपने में, और उसको पृथ्वी में आने मतलब पृथ्वी पर नहीं आने देती हैं। तो यानी कि पृथ्वी का जो सुरक्षा कवच भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है आपके सामने कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे ओजोन परत को, यानी कि ओजोन लेयर को, ठीक है ना। और किसके अंतर्गत आती है ओजोन परत, ये समताप मंडल। तो पराबैंगनी किरणों को ये सोख लेती है, इस वजह से इसको क्या करते हैं, इसको हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। तीसरी चीज़ दोस्तों, इस ओजोन परत को क्या हो रहा है, आजकल हानि पहुंचाई जा रही है हम लोगों के द्वारा, ठीक है। जो शीतलक पदार्थ होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर जो होता है उससे एक शीतलक पदार्थ निकल, या एसी है, तो जो इसकी जो वाष्प निकलती है उसमें एक गैस निकलती है CFC, यानी कि इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है दोस्तों हमारे शीतलक मतलब इंस्ट्रूमेंट, मतलब हमारे जो सामान होते हैं घरों में, चाहे वो एसी है, चाहे वो क्या है फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर, इनसे निकलती है CFC गैस। और ये CFC गैस धीरे धीरे क्या कर रही है, इस पर छेद कर रही है। तो इस पर छेद होने के कारण, ओजोन पर छेद होने से पराबैंगनी किरणें सिर्फ पृथ्वी पर प्रवेश कर रहे हैं, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के त्वचीय रोग, कैंसर इत्यादि उत्पन्न हो रहे हैं। तो एक प्रश्न ये आ जाएगा कि ओजोन परत को हानि कौन सी गैस पहुंचा रही है, तो आप बोलोगे CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी यहाँ पर बन जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब इसकी जो यहाँ पर ये पूछा जाता है कि जो ओजोन परत का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो लगभग 32 किलोमीटर से 55 किलोमीटर तक दोस्तों, ठीक है, 55 या 50 किलोमीटर, जो भी आप, ये मोटा मोटा हिसाब है इसका। तो ओजोन परत का जो विस्तार है ये लगभग ये फैली हुई है यहाँ, ठीक है, 32 किलोमीटर से 55 किलोमीटर। तो जितने भी वायुयान चालक होते हैं इनको ये कहा जाता है कि आप 32 किलोमीटर से ऊपर मत जाइए, क्योंकि वहाँ पर क्या हो सकता है, ओजोन परत पर छेद हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर रखेंगे। तो समताप मंडल आप क्लियरली समझ गए हैं दोस्तों। एक तो यहाँ पर वायुयान चलाए जाते हैं, दूसरा ओजोन परत यहीं पर स्थित है, तीसरा ओजोन परत को जो क्या करती है, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। ओजोन परत को नष्ट कौन कर रहा है, CFC गैस कर रही है दोस्तों। और यहाँ का तापमान हमेशा क्या रहता है, सदैव समान रहता है दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले मंडल की, यानी कि मध्यमंडल की, ठीक है। मध्यमंडल यानी कि इसको क्या कहते हैं, मीजोस्फीयर दोस्तों, ठीक है। लगभग 55 किलोमीटर से 90 किलोमीटर का रेंज जो है दोस्तों, ये मध्यमंडल का है। और इस मध्यमंडल में जब रात को आप देखते हैं दोस्तों, कभी कभी आपको तारे टूटते हुए नज़र जैसे आते हैं, यानी कि उल्काएं दिखती हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, उल्का पिंड। उल्का पिंड आपको कहाँ दिखाई देते हैं, तो आप कहेंगे मध्यमंडल में। तो यहाँ पर से एक प्रश्न बन जाता है कि उल्का पिंड आपको कहाँ पर दिखाई देते हैं, मध्यमंडल में, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, क्लियर याद रखनी है कि उल्का पिंड आपको कहाँ दिखाई देंगे, मध्यमंडल में दिखाई देंगे। अगले मंडल पे चलते हैं दोस्तों, यानी कि 90 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक दोस्तों, 90 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की रेंज का जो बीच का जो ये मंडल है, इसका नाम है आयन मंडल, यानी कि इसको क्या कहते हैं, आयनोस्फीयर कहते हैं, आयन मंडल को, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये क्या होता है कि ये रेडियो तरंगों को परावर्तित करती हैं, ठीक है। रेडियो तरंगों को, रेडियो तरंगे क्या होती हैं दोस्तों, जिन तरंगों से हमारे सैटेलाइट काम करते हैं, ठीक है ना। सैटेलाइट रेडियो तरंगों को वहाँ से भेजते हैं। यानी कि आपको ये पूछा जाएगा कि जो पृथ्वी के जो सैटेलाइट होते हैं उसको किस मंडल में, वायुमंडल के किस मंडल में उनको स्थापित किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि आयन मंडल में, ठीक है। तो आयन मंडल में सैटेलाइट यानी कि उपग्रह जो होते हैं, उपग्रहों को भी क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। जो पृथ्वी के जितने भी उपग्रह है, जैसे इनसैट है, एडुसैट है, तो ये सारे क्योंकि यहाँ पर रेडियो तरंगे विक्षेपित की जाती हैं दोस्तों। तो ये चीज़ आप क्लियर रखेंगे कि आयन मंडल के अंतर्गत इसको रखा जाता है दोस्तों, ठीक है। और सबसे ऊपर का जो मंडल है दोस्तों
वो है आपका बहिर्मंडल यानी कि आपका एक्सोस्फीयर। ये एक्सोस्फीयर बिल्कुल 400 किलोमीटर से लगभग 10,000 किलोमीटर की रेंज तक होता है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद ये अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है दोस्तों। तो बस यहाँ पर यही है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी वायुमंडल की जो सबसे बाहरी लेयर है उसको क्या कहा जाता है, तो बरही मंडल कहा जाता है। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक दो चीज़ें और क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों मैं। यहाँ पर मैंने ये आपका ये बना दिया है फिर से, ये आपका सबसे पहले क्या हो गया, क्षोभ मंडल हो गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका क्या हो गया है, समताप मंडल हो गया है, समताप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों मध्यमंडल हो गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये आपका आयन मंडल हो गया है, और ये आपका बाह्य मंडल, बरही मंडल, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक प्रश्न क्या आता है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो तो आप समझ ही गए हैं। अगर यहाँ पर एक प्रश्न आ जाए कि क्षोभ मंडल में, क्योंकि सबसे पहली बात तो एक चीज़ ये समझ लीजिए कि वायुमंडल में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी चीज़ें हो, चाहे वो बादल हैं, चाहे वो बारिश है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, तो सबसे ज़्यादा भाग वायुमंडल का किस मंडल में पाया जाता है, तो आप कहेंगे क्षोभ मंडल में। यानी कि लगभग 97% जो वायुमंडल का जो भाग होता है वो कहाँ पाया जाता है, क्षोभ मंडल में पाया जाता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन में आपको क्लियर रखना है जाता है, तो आप कहेंगे क्षोभ मंडल में। अब दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों तापमान की, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या होता है, तापमान के साथ बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं, इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखेंगे आप कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ, यानी इसका मतलब है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है दोस्तों, याद रखना। आप अपने पहाड़ी एरियाओं में देखते होंगे कि जब नीचे रहते हैं तो यहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे ऊपर को जाते हैं पहाड़ों में तो वैसे वैसे ठंडी लगना शुरू हो जाती है। यानी कि क्षोभ मंडल में भी ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान अपरिवर्तित रहता है दोस्तों, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, समताप, यानी कि समान ताप। तो अपरिवर्तित यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तित। तो समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ, यानी कि ऊपर को जाने पर तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही मध्यमंडल में जाते हैं तो मध्यमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान फिर से कम होने लगता है दोस्तों, तापमान कम होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर याद रखनी है, एक तो क्षोभ मंडल में और एक मध्यमंडल में ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या होता है, कम होता जाता है। उसके बाद दोस्तों आयन मंडल में बढ़ता है, ठीक है, तापमान, और बहिर्मंडल में भी बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया यहाँ पर कि विभिन्न प्रकार की जो परतें हैं उनमें मतलब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या होता है, तो क्षोभ मंडल और मध्यमंडल में तापमान कम होता है, जबकि समताप मंडल में अपरिवर्तित रहता है तापमान, और आयन मंडल और बहिर्मंडल में तापमान बढ़ता है दोस्तों। तो आई होप ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब थोड़ा से गैसों की बात कर लेते हैं कि दोस्तों वायुमंडल में जो हमारी गैसें जो पाई जाती हैं उनका क्या क्रम है। तो जो सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाती है दोस्तों, सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो है आपका नाइट्रोजन। क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन। तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करनी है, नाइट्रोजन। और ये लगभग आपका 78.9%, यानी कि 79% पाई जाती है दोस्तों। ये हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे दोस्तों ऑक्सीजन पाई जाती है, O2, लगभग 21%, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना है दोस्तों आपको, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो 21% है, 20.6% के आसपास है, तो इसको 21% मान लेते हैं। और दोस्तों एक चीज़, जब मैं आपको पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य संरचना के बारे में बता रहा था, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा पर पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो भी ऑक्सीजन था, और उसकी मात्रा 46% थी वहाँ पर, ठीक है ना।
लेकिन यहाँ पर गैसों की बात हो रही वायुमंडल की, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है और उसके बाद ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो 21% है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो गैसें पाई जाती हैं, अब उसके बाद ऑर्गन गैस पाई जाती है दोस्तों यहाँ पर ऑर्गन, और ऑर्गन है एक अक्रिय गैस। क्या गैस है? अक्रिय गैस है। ठीक है, और इसकी जो प्रतिशत मात्रा है वो लगभग 0.93%। ठीक है, 93%। उसके बाद दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रतिशत मात्रा है वो है 0.03% दोस्तों। तो इतना भी आप याद रखेंगे दोस्तों तो ये क्लियर हो जाएगा कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप बोलेंगे नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है दोस्तों, ये चीज़ क्लियर रखना। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, तो वो है आपका ऑर्गन दोस्तों, और ये है 0.93%, 0.93% पाई जाती है। और कई बार ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा पूछ ली जाती है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी % पाई जाती है, तो 0.03%। यहाँ पर इसका ऑप्शन कई बार इस तरीके से आ जाता है 0.3, 0.03, 0.003, इस तरीके से पूछ लिया जाता है दोस्तों। ठीक है ना, तो आपको क्लियर रखना है कि 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हीलियम, ओजोन, इस तरीके की गैसें भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर तक मैंने आपको इसका वायुमंडल का संगठन भी बता दिया है, वायुमंडल की विभिन्न प्रकार की परतें भी बता दी हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आशा करता हूँ कि आप अच्छे से अपने तैयारी कर रहे होंगे, और अगर आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।